नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और नेपाल की प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री हो चुकी हैं सुशीला कार्की। और पूर्व जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की ने शुक्रवार देर शाम नेपाल की पहली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और इसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया और इसके साथ ही तय हो गया कि नेपाल में अगला संसदीय चुनाव कब होगा। अब सवाल ये कि आखिर सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने में इतना वक्त क्यों लग गया, क्या उनकी कुछ शर्तें थीं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और सुशीला कार्की यूं ही नेपाल की प्रधानमंत्री नहीं बन गई हैं। उन्होंने अपनी कुछ शर्तों को पहले मनवाया और तब कहीं जाकर उन्होंने नेपाल की कमान संभालने के लिए हामी भरी। ये तो बहुत पहले ही तय हो गया था कि सुशीला कार्की ही देश की कमान संभालेंगी, मगर कुछ बातों को लेकर सुशीला कार्की पूरी तरह से स्पष्टता चाहती थी, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी थीं। जब इन शर्तों पर सहमति बन गई तब जाकर के सुशीला कार्की ने शपथ लेने पर अपनी रजामंदी दी। दरअसल सुशीला को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। ऐसे में सुशीला कार्की ने कहा कि जब तक कानून के जानकार से परामर्श नहीं हो जाता, ये तय नहीं हो जाता कि किस बिंदु या धारा में बदलाव करके अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तब तक वो शपथ नहीं लेंगी। दरअसल नेपाल के संविधान में किसी जज को सीधा संसद में लाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सुशीला कार्की पहले ये रास्ता निकलवाना चाहती थी। और जब इन शर्तों पर नेपाल के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ मानने को तैयार हो गए, तब सुशीला कार्की भी पद ग्रहण करने को तैयार हो गई। सुशीला कार्की ने शुक्रवार को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी। और इसके साथ ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो सकती है, क्योंकि कथित भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के चलते मंगलवार को केपी शर्मा ओली को अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में 73 वर्षीय कार्की को पद की शपथ दिलाई और इस अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव और प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत भी उपस्थित थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री लगभग 50 साल पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से यानी BHU से राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई कर चुकी हैं और सुशीला कार्की ने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन वो अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, जब वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी या फिर पॉलिटिकल विषयों को पढ़ रही थी और पॉलिटिक्स को पढ़ने के बाद उन्हें पॉलिटिक्स में आना होगा, शायद उनके दिमाग में भी कभी न रहा हो। बहरहाल 73 वर्षीय कार्की ने काठमांडू स्थित शीतल निवास में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सेना प्रमुख अशोक राज ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और यहाँ सिगडेल और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया। और इस बैठक में जेनजीज यानी युवाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिनके लिए ये पल एक बड़े सपने के सच होने जैसा था। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी कार्की ने संघर्षों के बीच पढ़ाई पूरी की और उन्होंने 1971 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से स्नातक, 1975 में BHU से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर और 1978 में कानून की डिग्री भी हासिल की। साल 1979 में वकालत शुरू करने के बाद उन्होंने न्यायिक सेवा में 3 दशक से भी अधिक का समय का सफर तय किया और जुलाई 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो बनी और लगभग 11 महीने तक इस पद पर वे रहीं। और कार्की की छवि एक साहसी और ईमानदार न्यायाधीश के तौर पर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और हमेशा निष्पक्ष न्याय की वकालत की। उन पर कभी राजनीतिक दबाव भी बनाए गए तो कभी कई उलझनों में वे रहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा न्याय किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा सरकार ने उनको और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन तीखी आलोचना के बावजूद
उन्हें ये वापस लेना पड़ा। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि हम नेपाल में माननीय श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। हमें ये उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आगे कहा कि एक करीबी पड़ोसी और एक लोकतंत्र और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत अपने दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी भी रखेगा। जेनजीज युवाओं के नेतृत्व वाले सरकार विरोधी प्रदर्शन में नेपाल के लगभग 2 दर्जन होटल्स में भी तोड़फोड़ और लूटपाट की आगजनी की घटनाएं हुई थी, जिसकी वजह से स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी और इसमें 25 अरब नेपाली रुपयों से अधिक का नुकसान भी हुआ। होटल एसोसिएशन नेपाल ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होटल्स में काठमांडू का हिल्टन होटल शामिल है और अकेले उसे ही 8 अरब रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। काठमांडू घाटी, पोखरा, बुटवल, भैरवा और झापा, विराटनगर, धनगढ़ी, महोत्तरी और डांग तुलसीपुर के साथ ही अन्य प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड होटल्स को भी हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ा। एसोसिएशन ने सरकार से मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक आर्थिक राहत पैकेज का भी आग्रह किया है। देखना होगा कि सुशीला कार्की की नियुक्ति के बाद अब इस पर सरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि ये खबर मिलते ही जेनजी समूह में युवाओं में काठमांडू के महाराजगंज स्थित शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर जीत का जश्न मनाया गया। इंटरनेट मीडिया पर बैन के बाद ऐसा हुआ था और उपद्रव हुआ, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको हमने बताया, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंटरनेट मीडिया पहली महिला प्रधानमंत्री को बधाई, सफल हो देश बचाओ। और जेनजीज का जो रिएक्शन आ रहा है वो लगातार सुशीला कार्की के नेतृत्व को समर्थन दे रहा है और जेनजीज का शुक्रिया जिन्होंने इसे संभव बनाया। जैसे पोस्ट से ये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। एक लड़की ने अपने फेसबुक स्टेटस पे पहली महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए लिखा, हाँ ये मेरा घर है, मेरा कॉलेज है, अब मेरा देश भी माँ के प्यार, त्याग और स्नेह से चलेगा। ऐसा और जब सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब सब कुछ ठीक होगा और शांतिपूर्ण तरीके से नेपाल हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहेगा। नेपाल के उचित भविष्य और नेपाल के लोगों के सुरक्षित भविष्य और लगातार उनके उत्तरोत्तर तरक्की की भारत हमेशा से ही कामना करता रहा है और एक बार फिर से अंतरिम सरकार के गठन के बाद शांति स्थापित हो, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे नेपाल को।